हेलो दोस्तों, जरा सोचिए कि इस समय कोई व्यक्ति आपकी सोच को धीरे धीरे नियंत्रित कर रहा हो और आपको पता भी ना हो। क्या यह संभव है कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो वास्तव में आपके अपने फैसले ना हो, बल्कि किसी और ने उन्हें आपके दिमाग में चुपचाप बो दिया हो? क्योंकि सच ये है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरियों को आपसे भी बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि आपकी किस बात से डर लगता है, किस चीज से आप प्रभावित होते हैं और किस शब्द से आपका भरोसा जीता जा सकता है, और फिर वे उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं आपकी सोच को मोड़ने के लिए। शायद आपने कभी महसूस भी किया हो कि किस बातचीत के बाद आपने कोई ऐसा फैसला लिया है जो पहले आप लेना ही नहीं चाहते थे और बाद में आपने सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उस समय कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, और सबसे डरावनी बात यह है कि अक्सर मैनिपुलेटर हमारे दुश्मन नहीं होते, वे हमारे आसपास के ही होते हैं। कभी दोस्त बनकर, कभी सलाहकार बनकर, कभी नेता बनकर, और कभी ऐसे व्यक्ति बनकर जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अब असली सवाल ये है, क्या आप सच में अपने मन के मालिक हैं या कोई और चुपचाप आपकी सोच को चला रहा है? आज की इस बुक समरी में हम उस दुनिया का पर्दा उठाने वाले हैं जहां मैनिपुलेशन, परसुएशन, डिस्ट्रैक्शन और माइंड कंट्रोल मानव व्यवहार को चुपचाप बदलते हैं। और अगर आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो शायद पहली बार आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सच में आपकी मदद कर रहा है और कौन आपकी सोच को नियंत्रित कर रहा है। तो आइए मानव के उस अंधेरे हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे कहा जाता है डार्क साइकोलॉजी। चैप्टर 1, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता उसकी किस्मत, परिवार या पैसे पर निर्भर करती है, लेकिन वास्तविकता कई बार अलग होती है। कुछ लोग बस एक चीज समझ लेते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। जब आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, किस चीज से प्रभावित होते हैं और किस बात से उनका व्यवहार बदलता है, तब आप लोगों के साथ एक अलग स्तर पर संवाद करने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब केवल बुराई नहीं है। असल में ये उन मनोवैज्ञानिकों का तरीका है जो मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। उनका अध्ययन का माध्यम है जो लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं पर्सुएशन, मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, माइंड रीडिंग। ये शब्द डरावने लग सकते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ मानव व्यवहार को समझने के तरीके हैं। अधिकतर लोग मैनिपुलेशन शब्द सुनते ही सोचते हैं कि ये सिर्फ बुरे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच इतना सरल नहीं है। अगर आप किसी दोस्त को समझाते हैं कि वो धूम्रपान छोड़ दे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है, तो वो भी मनोविज्ञान के उसी तरीके का प्रयोग करते हुए उस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैनिपुलेशन का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। असल में ये एक न्यूट्रल कंसेप्ट है। ये केवल यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित किया गया है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग इसे स्वार्थ या नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का पहला बड़ा सबक है कि मनोविज्ञान के कुछ पुराने प्रयोगों ने हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाई है कि परिस्थितियां इंसान को बदल देती है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में अनाथ बच्चों को दो अलग अलग वातावरण में रखा गया। पहला समूह सहायक और सकारात्मक माहौल में पला, दूसरा समूह नकारात्मक और कठोर वातावरण में। परिणाम चौंकाने वाले थे। सकारात्मक वातावरण में रहने वाले बच्चों में कुछ सुधार हुआ, लेकिन नकारात्मक माहौल में रहने वाले बच्चों की स्थिति और खराब हो गई। इससे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया कि हमारा सामाजिक वातावरण हमारे व्यवहार और क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। डार्क साइकोलॉजी के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के वातावरण को प्रभावित कर सके तो आप उसकी सोच और निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना है बायस्टैंडर इफेक्ट। ये तब होता है जब कई लोग किसी घटना के गवाह होते हैं, लेकिन कोई भी मदद करने आगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि कोई और मदद कर देगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब जिम्मेदारी कई लोगों में बढ़ जाती है तो अक्सर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। डार्क साइकोलॉजी के जरिए से लेखक हमें बताते हैं कि इंसान अक्सर सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण विचार है सोलिप्सिज्म। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है।
सरल शब्दों में समझें तो हम सभी कुछ हद तक सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हमारी सोच में अक्सर ये होता है, मेरी ज़रूरतें, मेरी भावनाएं, मेरा अनुभव क्या है। यही कारण है कि लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते, और यही कारण है कि कुशल मैनिपुलेटर्स इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे लोगों के ईगो को संतुष्ट करते हैं और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लेते हैं। याद रहे, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये मुख्य रूप से मानव व्यवहार को समझने के बारे में है। जब आप ये समझ जाते हैं कि लोग क्यों प्रभावित होते हैं और सामाजिक वातावरण कैसे काम करता है और कैसे लोग अपने ही नजरिए में फंसे रहते हैं, तब आप दो काम कर सकते हैं। पहला, दूसरों के प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। दूसरा, अपने संवाद को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यही लेखक एमी ब्राउन हमें बताना चाहते हैं। चैप्टर 2, सीक्रेट्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का सबसे असली खेल शब्दों या तकनीकों से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है खुद पर नियंत्रण से। अधिकांश लोग सोचते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने का मतलब है चालाक शब्द, मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स या भावनात्मक दबाव, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। सबसे पहला नियम यह है कि अगर सामने वाला आपकी भावनाओं को प्रभावित कर रहा है तो असली नियंत्रण उसी के पास है। यही कारण है कि इस अध्याय का पहला सिद्धांत है स्टेट कंट्रोल, यानी किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक खास प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरे की भावनाओं को महसूस करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो हमारे भीतर भी तनाव पैदा हो सकता है। अगर कोई दुखी है तो हमें भी भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस हो सकती है, यानी हम अनजाने में दूसरे की भावनाओं की नकल करने लगते हैं। और यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण इतना कठिन होता है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि लोग स्वाभाविक रूप से भावनाओं से प्रभावित होते हैं तो वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? यहीं से शुरू होता है मानसिक खेल। जब कोई व्यक्ति बातचीत में भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे गुस्सा, सहानुभूति, डर या उत्साह, तो सामने वाला भी उसी भावनात्मक लहर में बह सकता है। यही कारण है कि बहस, रिश्ते और बातचीत अक्सर भावनात्मक बन जाती है। लेकिन एक कुशल मनोवैज्ञानिक रणनीतिकार ऐसा नहीं होने देता। वो अपनी भावनाओं को स्विच की तरफ नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भावनाएं महसूस नहीं करता या वो भावनात्मक नहीं है, बल्कि वो चुनता है कि किस समय कौन सी भावना दिखानी है। ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्टेट कंट्रोल सीख लेता है वह परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित करता है और यही उसकी मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अब सवाल आता है, क्या कोई व्यक्ति सच में अपनी भावनाओं को इस तरह नियंत्रित कर सकता है? उत्तर है हाँ। इसके लिए एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे कहा जाता है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है किसी खास भावनाओं को एक मानसिक संकेत से जोड़ना। मान लीजिए आपने जीवन में कभी ऐसा पल महसूस किया जब आप बेहद आत्मविश्वासी थे। अगर आप उस अनुभव को गहराई से याद करें, उस समय की भावनाएं, माहौल और शरीर की स्थिति को, तो आप उस भावना को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। बार बार इसे करने से आपका दिमाग सीख जाता है कि किसी संकेत पर वही भावना वापस आनी है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई गाना सुनकर पुरानी यादें जाग जाती है, यानी आपका दिमाग भावनाओं को संकेतों से जोड़ सकता है। इसका इस्तेमाल करके व्यक्ति जरूरत पड़ने पर आत्मविश्वास, शांति या नियंत्रण की भावना तुरंत सक्रिय कर सकता है। ये तकनीक बातचीत, नेतृत्व और सामाजिक परिस्थितियों में बेहद प्रभावित होती है। लेकिन भावनात्मक नियंत्रण ही काफी नहीं है। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है परसेप्चुअल शार्पनेस। इसका अर्थ है अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को तेजी से नोटिस करने की क्षमता, जैसे शरीर की भाषा, आवाज का टोन, चेहरे के भाव, सांस की गति, प्रतिक्रिया का समय। ये सभी संकेत बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है। अधिकांश लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परसेप्चुअल शार्पनेस विकसित कर लेता है वो इन संकेतों से बहुत ही सारी जानकारी निकाल सकता है और यही जानकारी उसे बातचीत में बढ़त देती। याद रहे, किसी भी मनोवैज्ञानिक रणनीति की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कोई भी आपको आसानी से प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी भावनाएं नियंत्रित कर सके और दूसरों के संकेत समझ सकें तो आप किसी भी बातचीत में अधिक
जागरूक और संतुलित रहेंगे। डार्क साइकोलॉजी का असली उद्देश्य हमेशा दूसरों को नियंत्रित करना नहीं होता। कई बार इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप दूसरों के प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। चैप्टर 3 द एसेंस ऑफ डार्क साइकोलॉजी। मानव मन को समझने की कोशिश सदियों से चल रही है। अक्सर मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि इंसान खुश कैसे रह सकता है, सफल कैसे बन सकता है और जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, एक ऐसा पक्ष जिसके बारे में लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। इसे ही कहा जाता है डार्क साइकोलॉजी। ये वो अध्ययन है जो मानव मन के उस हिस्से को समझने की कोशिश करता है जो धोखा देने, नियंत्रित करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसी प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन सच ये है कि ये वो प्रवृत्ति पूरी तरह किसी एक व्यक्ति में नहीं होती। ये एक मानवीय संभावना है जो हर इंसान के अंदर किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहती है। समाज हमें कई नियम देता है, कानून, नैतिक मूल्य, धर्म और सामाजिक व्यवहार। इन सभी का उद्देश्य यही है कि लोग एक सुरक्षित और व्यवस्थित समाज में रह सके। लेकिन वास्तविकता हमेशा इतनी सरल नहीं होती। कभी कभी वही लोग जो समाज के नियम बनाते हैं खुद उन नियमों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं और तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक साधारण अपराध करने वाला व्यक्ति जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी बड़ी कंपनियों के नेता, राजनेता या शक्तिशाली लोग ऐसे अपराध करते हैं जो समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और फिर भी लंबे समय तक पकड़े नहीं जाते। इसे अक्सर कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। ये अपराध दिखते कम हैं, लेकिन प्रभाव बहुत ही बड़े छोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि क्यों कुछ लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विचार है, हर इंसान के अंदर एक डार्क स्पेक्ट्रम मौजूद होता है। ये एक पैमाना है। इस पैमाने के एक छोर पर केवल हल्के नकारात्मक विचार होते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की क्षणिक इच्छा, और दूसरे छोर पर अत्यधिक खतरनाक व्यवहार होता है, जैसे हिंसा, क्रूरता या मनोवैज्ञानिक शोषण। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश लोग इस पैमाने के हल्के हिस्से में ही रहते हैं। वे नकारात्मक विचारों को महसूस करते हैं लेकिन उन पर कार्य नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इन विचारों को वास्तविक कार्यों में बदल देते हैं। यहीं से शुरू होता है प्रीडेटरी बिहेवियर, यानी ऐसा व्यवहार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे को अपने लाभ के लिए शिकार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर हम मानव इतिहास को देखें तो पाएंगे कि हमारी पूरी विकास यात्रा एक ही मूल सिद्धांत पर आधारित रही है, सर्वाइवल। प्राचीन समय में इंसान शिकार और संग्रह करता थे। जीवित रहने के लिए उन्हें भोजन, सुरक्षा और संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ समाज बना, नियम बने और सभ्यता विकसित हुई, लेकिन हमारे अंदर के मूल प्रवृत्तियां पूरी तरह गायब नहीं हुई। आज भी हमारे भीतर 3 मूल प्रेरणाएं मौजूद है। फर्स्ट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी खुद को बचाए रखना। सेकंड, रिप्रोडक्शन, यानी प्रजाति को आगे बढ़ाना। थर्ड, एग्रेशन, खतरा आने पर खतरे से लड़ना। इन प्रवृत्तियों का एक जटिल मिश्रण कभी कभी उस अंधेरे व्यवहार को जन्म देता है जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। आज के समय में डार्क साइकोलॉजी केवल अपराध तक सीमित नहीं है, ये एक विस्तृत क्षेत्र है और कई क्षेत्रों में दिखाई देती है, जैसे मार्केटिंग, राजनीतिक, नेतृत्व और यहाँ तक कि व्यक्तिगत संबंधों में भी। कुछ लोग इसका उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, जैसे कुछ नर्सिस्ट लोग दूसरों को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए नियंत्रित करते हैं। कुछ सोशियोपैथ आकर्षित व्यक्तित्व का उपयोग करके लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। कुछ सेल्फ पर्सन लोगों को खरीदने के लिए, मनाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति बुरा है। असल सवाल ये है कि आप इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं। अब जब आपने ये समझ लिया है कि मानव मन में ये डार्क क्षमता क्यों मौजूद है, तो अगले अध्याय में हम सीखेंगे वे वास्तविक तकनीकें और रणनीतियां जिनसे लोग दूसरों के दिमाग को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4, द बेसिस ऑफ कोवर्ट इमोशनल सिचुएशन एंड मैनिपुलेशन। दुनिया में मैनिपुलेशन कोई नई चीज नहीं है। हजारों सालों से लोग एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन आज एक बड़ा सवाल और बदलाव आया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और आधुनिक कम्युनिकेशन तकनीकों ने कोवर्ट मैनिपुलेशन को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। कोवर्ट का मतलब है छुपा हुआ,
ऐसा प्रभाव जो खुलकर दिखाई नहीं देता। यानी सामने से कोई आपको आदेश नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच उसकी दिशा में जाने लगती है। यह प्रक्रिया अक्सर बातचीत से शुरू होती है। कोई व्यक्ति पहले आपसे दोस्ताना व्यवहार करता है, आपके साथ हंसता है, आपकी तारीफ करता है या आपके अनुभवों में दिलचस्पी दिखाता है। धीरे धीरे वो रेपो बनाता है, यानी भरोसे का रिश्ता, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान किसी पर भरोसा करने लगता है तो उसका दिमाग आलोचनात्मक सोच कम कर देता है। कोवर्ट मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि ये सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, यानी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे विचार बदल रहे हैं। इस प्रक्रिया में मैनिपुलेटर कुछ खास तरीके इस्तेमाल करता है। फर्स्ट, कल्पना का उपयोग। वो आपको सीधे निर्देश नहीं देता, वो कहता है जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इन सवालों से आपका दिमाग कल्पना की दुनिया में चला जाता है, और जैसे ही दिमाग कल्पना में जाता है, तर्क और विश्लेषण थोड़े समय के लिए कम हो जाते हैं। यही वो क्षण होता है जब विचारों को धीरे धीरे बदला जा सकता है। सेकंड, कहानियों का उपयोग। कहानी सुनाना सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है, क्योंकि कहानी सीधे आदेश नहीं देती, लेकिन वो एक विचार को हमारे दिमाग में बीज की तरह बो देती है। जब कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है या सुनता है तो उसका दिमाग उस कहानी को अनुभव करने लगता है, और जब हम किसी विचार को अनुभव करते हैं तो हम उसे सच मानने लगते हैं। थर्ड, जानकारी छुपाना। एक और तरीका है सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन देना। मैनिपुलेटर पूरी सच्चाई नहीं बताता, वो सिर्फ वही जानकारी देता है जिससे आप वही निष्कर्ष निकालें जो वो चाहता है। यानी तकनीकी रूप से वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच का एक हिस्सा छुपा देता है। अब आइए उन मुख्य तकनीकों को समझते हैं जिनका उपयोग अक्सर किया जाता है। प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब है जनता की राय को चुपचाप प्रभावित करना। ये अक्सर बड़े स्तर पे होता है, जैसे राजनीति, मीडिया या मार्केटिंग। इसमें कई तरीके शामिल होते हैं, जैसे भावनात्मक संगीत, राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद से जुड़ी छवियां दिखाना, आधी सच्चाई वाली खबरें, या लोगों के डर या उम्मीदों का उपयोग करना। इनका लक्ष्य होता है लोगों की भावनाओं को इतना मजबूत बनाना कि वे तर्क करना बंद कर दें। सेकंड, NLP तकनीक। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है जो भाषा और व्यवहार के बीच संबंध को समझती है। इसमें कुछ खास रणनीति होती है। फर्स्ट, मिररिंग। जब कोई व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है, अगर आप पैर क्रॉस करते हैं और सामने वाला भी वही करता है, तो आपका दिमाग उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे भरोसा तेजी से बनता है। सेकंड, एंकरिंग। किसी शब्द या संकेत को एक भावना से जोड़ना। जैसे अगर हर बार किसी खास शब्द के साथ आत्मविश्वास की भावना जोड़ी जाए तो वो शब्द बाद में वही भावना पैदा कर सकता है। थर्ड, हिडन सजेशंस। कभी कभी निर्देश सीधे नहीं दिए जाते, वे वाक्यों में छिपे होते हैं। जैसे आप शायद अभी आराम महसूस करने लगे। ऐसे वाक्य सीधे आदेश नहीं होते, लेकिन दिमाग उन्हें निर्देश की तरह ले सकता है। तीसरी तकनीक है PUA यानी पिकअप आर्टिस्ट टेक्निक। ये तकनीक अक्सर रिश्तों और आकर्षण में उपयोग की जाती है। इनमें शामिल है अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाना, जल्दी भावनात्मक संबंध बनाना, या कभी कभी हल्का अपमान करना। इसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। लेकिन याद रहे कि हर मैनिपुलेशन बुरा नहीं होता। कभी कभी शिक्षक, डॉक्टर या लीडर भी प्रेरित करने के लिए इस प्रभाव का प्रयोग करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब किसी का छुपा हुआ एजेंडा हो, वो आपकी स्वतंत्रता को कम कर दे या आपको सच से दूर कर जाए। इसीलिए सबसे बड़ी सुरक्षा है जागरूकता। जब आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता, और अगर कोई कोशिश भी करे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि खेल क्या चल रहा है। चैप्टर 5, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी ये मानकर चलती है कि हर इंसान के अंदर एक शैडो साइड मौजूद होता है। ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये वही हिस्सा है जो गुस्सा, ईर्ष्या, बदला और प्रभुत्व की भावनाओं को जन्म देता है। अक्सर हम खुद को दयालु और नैतिक मानते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने विचारों को देखें तो हम पाएंगे कि कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार भी आते हैं जो हमें खुद ही डराने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें अपमानित किया हो और हमें बदला लेने के ख्याल आए, या किसी सफल व्यक्ति को देखकर भीतर से जलन महसूस हो, या किसी को नुकसान पहुंचाने का क्षणिक विचार आए। अधिकतर लोग इन विचारों पर
कभी कार्य नहीं करते। लेकिन डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि कुछ लोग इन विचारों को कर्म में बदल देते हैं। यही वो बिंदु है जहाँ से शिकारी मानसिकता शुरू होती है। ये समझना आसान नहीं है कि कुछ लोग हिंसक या क्रूर क्यों बन जाते हैं। कई सिद्धांत बताते हैं कि इस कारण बचपन की परिस्थितियां होती है। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में हिंसा, उपेक्षा या अपमान झेला हो तो उसके अंदर क्रोध और आक्रामकता जमा हो सकती है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है और न ही ये पूरी वास्तविक कहानी है, क्योंकि बहुत से लोग कठिन बचपन के बावजूद सामान्य और नैतिक जीवन जीते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ये भी कहा है कि इसका कारण जीन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शोध बताते हैं कि कुछ अपराधियों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होता है जो आक्रामकता बढ़ा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए डार्क साइकोलॉजी एक और विचार प्रस्तुत करती है। कभी कभी हिंसा और क्रूरता का कारण कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता मौजूद है। यह विचार थोड़ा असहज करने वाला है, लेकिन यह हमें मानव प्रवृत्ति के वास्तविक पहलुओं को देखने के लिए मजबूर करता है। डार्क साइकोलॉजी मानव व्यवहार को समझने के लिए एक अवधारणा का उपयोग करती है जिसे कहा जाता है डार्क स्पेक्ट्रम। ये एक पैमाना है जो मानव अंधेरे व्यवहार की विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। इस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर केवल क्षणिक नकारात्मक विचार होते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या किसी को चोट पहुंचाने की कल्पना। लेकिन स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर अत्यधिक हिंसक व्यवहार होते हैं, जैसे अत्याचार, हत्या या मनोवैज्ञानिक शोषण। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान इस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं मौजूद होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक अपने अंधेरे विचारों को नियंत्रित कर सकता है। जो लोग इन विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते वे धीरे धीरे इस स्पेक्ट्रम के खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार विकासवादी मनोविज्ञान से आता है। मानव इतिहास में जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। प्राचीन मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन करने के लिए शिकार करना पड़ता, अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ती और यहाँ तक कि अपने प्रतिस्पर्धियों को हराना पड़ता। ये सब चीजें उन्हें करनी पड़ती थी। इन परिस्थितियों ने मानव मस्तिष्क में कुछ मूल प्रवृत्तियां विकसित की, जैसे आक्रामकता, प्रजनन की इच्छा और जीवित रहने की प्रवृत्ति। इन प्रवृत्तियों ने मानव जाति को जीवित रखा। लेकिन आधुनिक समाज में यही प्रवृत्तियां कभी कभी विनाशकारी रूप ले सकती है। डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, इसका उद्देश्य है जागरूकता। जब हम ये समझते हैं कि मानव मन में अंधेरे पहलू भी मौजूद है तो हम दो महत्वपूर्ण चीजें सीखते हैं। पहला, हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं। दूसरा, हम दूसरों के खतरनाक व्यवहार से खुद को बचा सकते हैं। नॉलेज हमें केवल शक्ति नहीं देता, ये हमें सुरक्षा भी देता है। और यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। मानव समाज में मैनिपुलेशन कोई नई चीज नहीं है। राजनीति, मीडिया, विज्ञान, सोशल नेटवर्क, हर चीज ऐसे तरीके से भरी हुई है और ये तरीके हर जगह मौजूद है जो लोगों का ध्यान, भावनाएं और सोच धीरे धीरे एक खास दिशा में ले जाते हैं। लेकिन ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी ये इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसने निर्णय खुद लिया है। यही कारण है कि डार्क साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन कंट्रोल और अटेंशन स्टीयरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकें मानी जाती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि लोगों का ध्यान किस तरह काम करता है तो वो उनकी सोच को भी प्रभावित कर सकता है। इंसानी दिमाग की एक सीमा है। हम एक समय में बहुत ही सीमित चीजों पर ही ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर छोटी छोटी या मनोरंजन वाली चीजों पर लगा दे तो लोग बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्जन स्ट्रेटजी, यानी ध्यान भटकाने की रणनीति। मान लीजिए अगर समाज में गंभीर समस्याएं चल रही हो तो कभी कभी मीडिया मनोरंजन, सेलिब्रिटीज, गॉसिप या छोटे विवादों को ज्यादा दिखाने लगता है। धीरे धीरे लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हट जाता है। ये मैनिपुलेशन की सबसे पुरानी और प्रभावी तकनीकों में से एक है। डार्क साइकोलॉजी के विश्लेषण में कुछ प्रसिद्ध रणनीतियां बताई जाती है जिनसे बड़े स्तर पर लोगों की सोच प्रभावित की जा सकती है। लेखक हमें कुछ तकनीकें बताते हैं। फर्स्ट, स्टीयरिंग अटेंशन। यह रणनीति लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण विषयों से हटाकर कम महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित करती है। जब व्यक्ति लगातार मनोरंजन, विवाद या छोटे विषयों में उलझा रहता है तो उसके पास गहरी सोच या विश्लेषण के लिए समय ही नहीं बचता। सेकेंड, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन साइकिल। ये एक बहुत ही प्रभावी
मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला, प्रॉब्लम क्रिएट करना, दूसरा, लोगों में फेयर या रिएक्शन पैदा करना, और थर्ड, फिर वही व्यक्ति या संस्था सॉल्यूशन को ऑफर करती है। इस प्रक्रिया में लोग उस समाधान को स्वीकार कर लेते हैं जिसे वे सामान्य स्थिति में शायद स्वीकार न करते। थर्ड, ग्रेजुअल चेंज। अगर कोई बड़ा बदलाव अचानक लागू किया जाए तो लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर वही बदलाव धीरे धीरे लागू किया जाए तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसे कहते हैं ग्रेडेशन स्ट्रेटेजी। फोर्थ, पोस्टपोनमेंट स्ट्रेटेजी। कभी कभी कोई कठिन निर्णय तुरंत लागू नहीं किया जाता, बल्कि कहा जाता है कि यह भविष्य में लागू होगा। इससे लोग धीरे धीरे इस विचार के अभ्यस्त हो जाते हैं और विरोध कम हो जाता है। 5, एड्रेसिंग पीपल लाइक चिल्ड्रन। जब संदेश बहुत ही सरल, भावनात्मक या अत्यधिक सरल भाषा में दिया जाता है तो लोग अक्सर उस पर ज़्यादा सवाल नहीं करते। ये तकनीक क्रिटिकल थिंकिंग को कम कर देती है। 6, रिप्लेस लॉजिक विथ इमोशन। अगर किसी संदेश में भावनाएं बहुत ही मजबूत हो तो लोग अक्सर तर्क करना बंद कर देते हैं। डर, गुस्सा, गर्व या उत्साह, ये सभी भावनाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। डार्क साइकोलॉजी की एक बड़ी सच्चाई ये है कि ज्ञान और जानकारी हमेशा वितरित नहीं होती। जो लोग मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और डेटा के बारे में ज़्यादा जानते हैं वे अक्सर समाज पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। आज के समय में बिग डाटा और बिहेवियर एनालिसिस का उपयोग करके लोगों की सोच और निर्णयों को समझा और प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए हमेशा सीधा दबाव जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ जानकारी को नियंत्रित करना, ध्यान को मोड़ना और भावनाओं को प्रभावित करना ही पर्याप्त होता है। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रभावित होने से बचाने के लिए भी जरूरी है। जब आप इन रणनीतियों को पहचान लेते हैं तो आप अधिक जागरूक और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं और एक जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं। चैप्टर 7, हिप्नोसिस एंड डार्क साइकोलॉजी। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब किसी न किसी मानसिक पैटर्न में फंसे होते हैं। कभी डर, कभी टालमटोल, तो कभी आत्मविश्वास की कमी। अक्सर हम समाधान ढूंढते हैं डॉक्टर के पास जाकर, दवाइयों में या सलाहकारों में या किताबों में, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी असली समस्या हमारी कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है। यहीं से एक पुरानी लेकिन शक्तिशाली तकनीक सामने आती है, हिप्नोसिस। बहुत से लोग इस रहस्यमय या डरावना समझते हैं, लेकिन असल में हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, बल्कि ध्यान और मानसिक फोकस की गहरी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग सामान्य सोच से हटकर अवचेतन स्तर पर सुझावों को स्वीकार करने लगता है और यहीं से शुरू होती है सेल्फ हिप्नोसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद ही अपने मन को प्रशिक्षित करता है। लेकिन समस्या ये है कि हिप्नोसिस को लेकर समाज में बहुत भ्रम है। टीवी और स्टेज शो में लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति मंच पर जाकर अचानक अजीब हरकतें करने लगता है, बतख की तरह आवाज निकालना, नाचना या बेवकूफ़ी भरे काम करना। इससे लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है, कोई भी उसकी इच्छा के खिलाफ उससे कुछ भी करवा सकता है, या एक तरह का माइंड कंट्रोल है। लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। स्टेज हिप्नोसिस में अक्सर असली कारण होता है भीड़ का दबाव, लोगों को मनोरंजन देखने की इच्छा और सामाजिक अपेक्षा। जब व्यक्ति भीड़ के सामने होता है तो वो अनजाने में स्टेज कन्फॉर्मिटी का शिकार हो जाता है, यानी वो नहीं करने लगता जो उससे अपेक्षित है। असल में वो पूरी तरह जागरूक रहता है। वो जानता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और अगर कोई आदेश उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो तो वो उसे आसानी से मना कर सकता है। अब असली शक्ति आती है सेल्फ हिप्नोसिस में। सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब है अपने ही मन को एक शांत और केंद्रित अवस्था में लेकर जाकर अपने अवचेतन मन को नए विचारों से प्रशिक्षित करना। यह प्रक्रिया कुछ मुख्य उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। बुरी आदतें छोड़ने के लिए, डर या फोबिया कम करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, या टालमटोल खत्म करने के लिए, या स्मरण शक्ति को सुधारने के लिए। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को ये सिखाता है कि पुराने मानसिक पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न कैसे अपनाया जाए। हिप्नोसिस के कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिशनल हिप्नोसिस। ये सबसे साधारण तरीका है। इसमें सीधे सुझाव दिए जाते हैं, जैसे तुम अब अधिक आत्मविश्वासी हो रहे हो या तुम धूम्रपान छोड़ रहे हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ही विश्लेषणात्मक सोच वाला है तो उसका कॉन्शियस माइंड इन सुझावों को रोक सकता है। सेकंड, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस।
ये तरीका कहानियों और रूपकों का उपयोग करता है। सीधे आदेश देने के बजाय संदेश कहानी के अंदर छिपा होता है। इससे व्यक्ति का अवचेतन मन संदेश को आसानी से स्वीकार कर लेता है। थर्ड, NLP हिप्नोसिस। ये तकनीक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस का मिश्रण है। इसका उद्देश्य है सोच और व्यवहार के बीच संबंध बदलना या डर या बुरी आदतों को नए मानसिक पैटर्न से बदलना। ये एक प्रसिद्ध तकनीक है एंकरिंग। मान लीजिए अगर कोई गीत सुनते ही आपको पुरानी यादें आने लगती है तो वो गीत एक एंकर बन चुका है। इसी तरह हम किसी भावनाओं को किसी संकेत से जोड़ सकते हैं, जैसे किसी खास इशारे को आत्मविश्वास से जोड़ देना। फोर्थ, सेल्फ हिप्नोसिस। इसमें व्यक्ति खुद को गहरी रिलैक्स अवस्था में ले जाता है, फिर वो खुद ही अपने मन को सुझाव देता है कि ये तरीका आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि लोग अपना अवचेतन मन किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते। हिप्नोसिस का उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने मन की गहराई तक पहुंचकर अपनी ही सोच के पैटर्न को बदलना है। असल शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण में है। जब व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है तो वो अपने डर, आदतों और सीमाओं को धीरे धीरे बदल सकता है। लेकिन इस तकनीक का उपयोग कुछ लोग मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए भी कर सकते हैं, और यही कारण है कि डार्क साइकोलॉजी में हिप्नोसिस को एक संभावित शक्ति के रूप में देखा जाता है। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ परसुएशन एंड डार्क साइकोलॉजी। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि मुझे कोई आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि परसुएशन यानी मनाने की कला हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। राजनीति में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि किसी दोस्त और परिवार के किसी सदस्य की बातचीत में भी परसुएशन का मतलब सिर्फ किसी को जबरदस्ती मनाना नहीं होता। असल में ये एक सिंबॉलिक प्रोसेस है जहाँ शब्दों, तस्वीरों और भावनाओं के जरिए लोगों के विचारों और फैसले बदले जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि परसुएशन में सामने वाले को मजबूर नहीं किया जाता, उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि फैसला उसी का है। यही कारण है कि अच्छे परसुएडर अक्सर दिखाई नहीं देते, उनका प्रभाव दिखता है लेकिन उनकी तकनीक नहीं। आज की दुनिया में परसुएशन पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। सोचिए, एक औसत इंसान रोज लगभग सैकड़ों से हजारों विज्ञापन देखता है। इनमें से कई इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें लगता है कि हम सिर्फ मनोरंजन देख रहे हैं, जबकि असल में हमारी सोच को दिशा दी जा रही होती है। आज के समय में परसुएशन कई कारणों से ज्यादा ताकतवर हो गया है। पहला, संदेशों की बाढ़। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने प्रभावित करने वाले संदेशों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है। सेकंड, तेज प्रसार। आज एक विचार कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में फैल सकता है। थर्ड, व्यवसाय का हिस्सा। मार्केटिंग, विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन पूरी तरह परसुएशन पर आधारित उद्योग बन चुके हैं। फोर्थ, सूक्ष्म रणनीतियां। पहले विज्ञापन सीधे होते थे, ये उत्पाद खरीदिए, लेकिन आज परसुएशन अक्सर कहानी, भावना और पहचान के जरिए किया जाता है। फिफ्थ, जटिल उपभोक्ता। आज लोगों के पास विकल्प बहुत है, इसीलिए कंपनियां सिर्फ उत्पाद नहीं बेचती, वे एक जीवन शैली बेचती है। अब हम उन तकनीकों को समझते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। पहली तकनीक है जरूरत पैदा करना। कई बार लोगों को पहले ये महसूस कराया जाता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है। उदाहरण के लिए, विज्ञापन ये संदेश देते हैं कि अगर आप खुश, आकर्षक या सफल बनना चाहते हैं तो आपको एक खास उत्पाद चाहिए। सेकंड, सामाजिक पहचान की इच्छा। मनुष्य को दूसरा जैसा बनने की इच्छा होती है, इसीलिए विज्ञापन अक्सर प्रसिद्ध लोगों या सफल जीवन शैली को दिखाते हैं। इसका संदेश ये होता है कि अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो ये चीज खरीदिए। थर्ड, भावनात्मक शब्द और चित्र का उपयोग। कुछ नया, बेहतर और प्राकृतिक शब्दों और चित्रों का प्रयोग कर ये हमारे दिमाग में सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। इसी तरह आकर्षक तस्वीरें भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। फोर्थ, फुट इन द डोर टेक्निक। ये तकनीक छोटी मांग से शुरू होती है। पहले एक छोटा अनुरोध, फिर धीरे धीरे बड़ा अनुरोध। जैसे पहले कोई आपसे छोटा एहसान मांगता है, फिर बाद में बड़ा एहसान मांगता है, क्योंकि आपने पहले हाँ कहा था। अब ना कहना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ, डोर इन द फेस टेक्निक। ये पहले वाली तकनीक का उल्टा है। पहले एक बहुत बड़ी मांग की जाती है जिसे आप मना कर देते हैं, फिर एक छोटा अनुरोध किया जाता है। अब वो छोटा अनुरोध आपको उचित लगने लगता है। सिक्स, रेसिप्रोसिटी रूल। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको बदले में कुछ करने की इच्छा होती है, इसीलिए दुकानदार अक्सर फ्री सैंपल या गिफ्ट देते हैं। सेवन, एंकरिंग बायस। पहला नंबर या प्रस्ताव हमारे दिमाग में एक
मानक बना देता है। अगर कोई पहले बहुत ही ऊंची कीमत बताता है तो शायद बाद में थोड़ी कम कीमत सस्ती लगने लगती है। 8 स्कार्सिटी प्रिंसिपल। अगर कोई चीज़ दुर्लभ लगे, जिसे आसानी से नहीं पाया जा सकता, तो उसकी कीमत हमारे मन में बढ़ जाती है। इसीलिए विज्ञापन कहते हैं सिर्फ आज के लिए या आखिरी कुछ पीस बाकी है, जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं। पर्सुएशन एक शक्तिशाली उपकरण है। ये लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद भी कर सकता है, जैसे धूम्रपान छोड़ने, पर्यावरण की रक्षा करने या स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए। लेकिन यही तकनीक लोगों को गलत दिशा में भी ले जा सकती है। इसीलिए असली शक्ति सिर्फ पर्सुएशन सीखने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि कब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जब आप इन तकनीकों को पहचान लेते हैं, तब आप अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। चैप्टर 9 द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। सच्चाई सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। मानव समाज में डिसेप्शन यानी धोखा देना इतना दुर्लभ नहीं है जितना हम मानते हैं। मनोविज्ञान के कई अध्ययनों से पता चलता है कि औसतन व्यक्ति दिन में कई बार झूठ बोलता है, लेकिन ये झूठ हमेशा बड़े अपराध नहीं होते। अक्सर ये छोटे छोटे झूठ होते हैं, जैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, या मैं रास्ते में हूँ। इनमें से कई झूठ सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए बोले जाते हैं। यानी कभी कभी झूठ का उद्देश्य नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि टकराव से बचना होता है। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम एक ईमानदार दुनिया में रहते हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। झूठ कई कारणों से बोला जाता है। पहला, सामाजिक सुविधा। कई बार सच बोलना रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए लोग व्हाइट लाइज बोलते हैं, छोटे झूठ जो किसी इंसान की भावनाओं को बचाते हैं। सेकंड, अपनी छवि को बचाने के लिए। कई लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों के सामने बेहतर दिखना चाहते हैं। खासकर पुरुषों में अक्सर ये देखा गया है कि वे अपनी उपलब्धियों के बारे में बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। थर्ड, खुद को धोखा देना। सबसे खतरनाक डिसेप्शन कभी कभी दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को दिया गया झूठ होता है। इसे कहा जाता है सेल्फ डिसेप्शन। जैसे कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, या सब कुछ नियंत्रण में है। ये झूठ कभी कभी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी होता है। झूठ को समझने के लिए मनोविज्ञान ने कई प्रयोग किए, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, डिडरिक स्टेपल। उन्होंने सैकड़ों शोध प्रकाशित किए और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कई शोधों में डेटा ही बना लिया था, यानी उन्होंने झूठे परिणाम लिखे। यह घटना विज्ञान की दुनिया में बड़ा झटका थी। इस घटना से कई गहरी सच्चाई सामने आई। कभी कभी सत्य की खोज करने वाले लोग भी डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही नैतिक प्रश्न खड़ा होता है, क्या झूठ कभी सही हो सकता है? कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कभी कभी डिसेप्शन उपयोगी होता है। जैसे मनोविज्ञान के प्रयोग में अक्सर प्रतिभागियों को पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें सब कुछ पता हो जाए तो उनका व्यवहार बदल जाएगा और प्रयोग सही परिणाम नहीं देगा। लेकिन इसका खतरा भी है। अगर समाज में झूठ को सामान्य बना दिया जाए तो धीरे धीरे विश्वास खत्म हो सकता है, और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते, संस्थाएं और समाज सब कमजोर हो जाते हैं। चैप्टर 10 प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फॉर इमोशनल मैनिपुलेशन। हम सभी अपने जीवन में रिश्तों, बातचीत और सामाजिक परिस्थितियों से घिरे रहते हैं। इन परिस्थितियों में लोग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी प्रभाव डालते हैं। यही वो जगह है जहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू होता है। मैनिपुलेटर्स सीधे आदेश नहीं देते, वे अक्सर इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। गिल्ट पैदा करना, डर पैदा करना, सहानुभूति का फायदा उठाना, या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपको वही करना चाहिए जो सामने वाला चाहता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सामान्य पर्सुएशन से अलग है। पर्सुएशन का उद्देश्य समझना होता है, मैनिपुलेशन का उद्देश्य नियंत्रण होता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल कमजोर लोग ही मैनिपुलेट होते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। अक्सर सबसे संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और भरोसा करने वाले लोग ही मैनिपुलेशन के सबसे बड़े शिकार बनते हैं। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं। पहला, भरोसा। जब मैनिपुलेटर कोई करीबी व्यक्ति हो तो उसकी रणनीति को पहचानना कठिन हो जाता है। सेकंड, भावनात्मक जुड़ाव। जब किसी रिश्ते में भावनाएं गहरी होती है तो व्यक्ति अपने निर्णयों पर
संदेह करने लगता है। थर्ड, आत्मसंदेह। मैनिपुलेटर्स अक्सर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको लगे कि गलती आपकी ही है। फोर्थ, सामाजिक दबाव। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति बन जाती है कि आप अपनी ही जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। लेखक इमोशनल मैनिपुलेशन से बचने के लिए 12 रणनीतियां देते हैं। अब हम उन रणनीतियों को समझेंगे जिनसे आप खुद को इमोशनली मैनिपुलेशन से सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट, उनके जाल में मत फंसिए। मैनिपुलेटर्स अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहते हैं। अगर आप शांत रहते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। सेकंड, जहां संभव हो दूरी बनाएं। कुछ लोग लगातार मानसिक दबाव पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कभी कभी सबसे समझदारी बड़ा निर्णय होता है। थर्ड, उनके व्यवहार को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो इसे स्पष्ट रूप से पहचानना पहला कदम है। फोर्थ, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करें। मैनिपुलेटर्स को ध्यान चाहिए। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दें तो उनकी रणनीति कमजोर पड़ जाती है। 5, उनकी कमजोरी को समझें। हर मैनिपुलेटर की कोई ना कोई कमजोरी होती है, जैसे नियंत्रण की जरूरत, अहंकार या असुरक्षा। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप उनके प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। 6, अपने निर्णयों पर भरोसा करें। आपकी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान अक्सर आपको सही संदेश देती है। अगर कुछ गलत महसूस हो तो उसे अनदेखा ना करें। 7, दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपको बदलना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिसिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 8, अनावश्यक समझौते बंद करें। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए झुकते हैं तो लोग इसे आपकी कमजोरी मान सकते हैं। इसीलिए सीमाएं तय करना सीखिए। 9, अनुमति मांगने की आदत छोड़ें। हर छोटे निर्णय के लिए दूसरे की अनुमति मांगना आपको मानसिक रूप से निर्भर बना सकता है। 10, जीवन का उद्देश्य बनाइए। जब आपके जीवन में पर्पस होता है तो मैनिपुलेटर्स आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकते। 11, भावनात्मक दूरी बनाए रखें। हर व्यक्ति आपके भरोसे के योग्य नहीं होता। कभी कभी इमोशनल डिटैचमेंट आपकी मानसिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। 12, सकारात्मक सेल्फ टॉक विकसित करें। अगर आप लगातार अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी को समझने का असली उद्देश्य दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है खुद को नियंत्रण से बचाना। जब आप मैनिपुलेशन को पहचानना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के निर्णय पर वास्तविक नियंत्रण पा सकते हैं, और यही मानसिक स्वतंत्रता है। चैप्टर 11, द आर्ट ऑफ पीपल रीडिंग। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि बातचीत केवल शब्दों से होती है, लेकिन मनोविज्ञान हमें एक अलग सच्चाई दिखाता है। जब कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो उसके शब्द केवल जानकारी का एक छोटा हिस्सा बताते हैं। बाकी जानकारी आती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, बोलते समय उसके टोन की उतार चढ़ाव से, उसके आंखों के संपर्क से, उसके चेहरे के भाव से। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्दों के होने वाली बातचीत। और यही वो जगह है जहाँ पीपल रीडिंग शुरू होती है। लोगों को पढ़ना आसान लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान का दिमाग 2 स्तरों पर काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो शब्द कॉन्शियस माइंड से आते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और भावनाएं अक्सर सबकॉन्शियस माइंड से आती है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने शरीर के संकेतों को नहीं, और यही संकेत सच्चाई बताते हैं। अब हम उन संकेतों को समझेंगे जो किसी व्यक्ति की असली मानसिक स्थिति दिखाते हैं। फर्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। आंखों का संपर्क लोगों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन एक आम गलतफहमी है। कई लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति आंखों में नहीं देखता वो कमजोर या झूठा होता है। असलियत इतनी सरल नहीं है। आंखों के संपर्क को 2 चीजें प्रभावित करती है। पहला पर्सनैलिटी, दूसरा सोशल बैकग्राउंड। कुछ लोग स्वभाव से ही ज्यादा आई कांटेक्ट करते हैं और कुछ लोग कम, लेकिन अचानक बदलाव महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट करने लगे तो वो नियंत्रण दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर वो अचानक नजर चुराने लगे तो वो असहज महसूस कर सकता है। सेकंड, बॉडी लैंग्वेज। शरीर की स्थिति भी बहुत ज्यादा और बहुत कुछ बताती है। एक दिलचस्प उदाहरण है पैरों की स्थिति। जब किसी व्यक्ति के पैर दूर दूर होते हैं तो ये अक्सर सतर्कता का संकेत होता है। जब पैर पास होते हैं तो व्यक्ति अधिक आरामदायक और खुला महसूस करता है। ये शरीर की स्वाभाविक सुरक्षा प्रतिक्रिया है। थर्ड, मूवमेंट स्पीड।
किसी व्यक्ति के हाव भाव और बोलने की गति भी उसके व्यक्तित्व के बारे में संकेत देती है। मनोविज्ञान में अक्सर दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। पहला, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें लोग तेज बोलते हैं, तेज चलते हैं, लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं या जल्दी तनाव में आ जाते हैं। सेकंड, टाइप बी पर्सनैलिटी, जिसमें लोग शांत होते हैं, धीरे बोलते हैं, वर्तमान में जीते हैं और कम तनाव लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी बेहतर या खराब नहीं है, लेकिन इनका अंतर समझना लोगों को पढ़ने में मदद करता है। फोर्थ, वॉइस टोन, आवाज का टोन भी बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। कई अनुसंधान बताते हैं कि ऊंची पिच यानी आवाज की ऊंचाई ध्यान आकर्षित करती है और नीची पिच लोगों को अधिक गंभीर लगती है। इसीलिए कई लोग जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज को असामान्य रूप से बदल रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि वो किसी प्रभाव को बनाने की कोशिश कर रहा है। फिफ्थ, इमोशनल मिररिंग, जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो हम अक्सर अनजाने में उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण नियम है। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ही गुस्से में है तो आपको उतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। आपको केवल हल्का सा समान भाव दिखाना चाहिए। जैसे अगर सामने वाला बहुत गुस्से में है तो आप केवल गंभीर दिखें। अगर वह परेशान है तो आप सहानुभूति दिखाएं। इससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे समझ रहे हैं। जब आप बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और इमोशन को समझना सीख जाते हैं तो आप केवल शब्दों पर निर्भर नहीं रहते, आप इंसान को उसके पूरे व्यवहार से समझने लगते हैं। यही वो कौशल है जो आपको सक्षम बनाता है लोगों की भावनाओं को समझने में, छिपे संकेत पहचानने में और सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर संभालने में। और यही है पीपल रीडिंग की असली शक्ति। चैप्टर 12, हाउ टू डिसीव अदर्स अराउंड यू। झूठ तभी सफल होता है जब वो पूरी तरह से असंभव नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अविश्वसनीय कहानी सुनाए जो हमारा दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन अगर झूठ सच के बहुत ही करीब हो तो दिमाग उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि सफल धोखे का पहला नियम है झूठ को सच के ढांचे के अंदर रखना। मतलब वास्तविक परिस्थितियां वही रखें, केवल उनके अर्थ को थोड़ा बदल दें। यह तकनीक राजनीति, विज्ञान और मीडिया में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि लोग अक्सर तथ्यों से ज्यादा कहानी पर भरोसा करते हैं। अधिकतर लोग झूठ बोलते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें केवल एक झूठ बोलना है, लेकिन वास्तविकता अलग है। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाने के लिए और भी कई झूठ बोलने पड़ते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे पहले झूठ की तैयारी नहीं करते। बल्कि अच्छे झूठ बोलने वाले लोग हमेशा पहले से सोचते हैं कि अगर सामने वाला ये सवाल पूछे तो क्या करूँगा, अगर वो शक करे तो क्या कहूँगा, अगर वो सबूत मांगे तो क्या कहूँगा। इसे कहा जाता है फ्रेमिंग। याद रहे, अच्छा झूठ बोलने की कला दो चीज़ों पर टिकी होती है। पहला, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब है एक ऐसी कहानी का ढांचा बनाना जिसमें हर चीज़ स्वाभाविक लगे। मान लीजिए अगर आप सिर्फ एक घटना के बारे में झूठ बोलेंगे तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप एक पूरी कहानी बनाएंगे तो वो ज़्यादा विश्वसनीय लगेगी। इसका कारण ये है कि मानव मस्तिष्क कहानी को ज़्यादा आसानी से स्वीकार करता है। सेकंड, एडेप्टेबिलिटी। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुकूलन। मतलब आपको ये देखना होगा कि सामने वाला आपकी बात पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर वो शक करने लगे तो कहानी को थोड़ा बदलना होगा। अगर वो भरोसा कर ले तो कहानी को वहीं स्थिर रखना होगा। एक सफल झूठ वही है जो परिस्थिति के अनुसार कहानी को बदल सके। डार्क साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण विचार है जो कहानी को नियंत्रित करता है, वो लोगों की सोच को नियंत्रित करता है। इसे कहते हैं नैरेटिव कंट्रोल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक कहानी सुनाई जाती है जो उसके विश्वासों से मिलती है, तो वो व्यक्ति उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर वो कहानी उसके विश्वासों के खिलाफ हो तो वो उसे अस्वीकार कर देगा। इसलिए सफल धोखा देने का एक नियम है, लोगों को समझाओ जहां वह पहले से खड़े हैं। इसे कहा जाता है मीट पीपल वेयर दे आर, यानी लोगों को वहीं से समझाओ जहां वे अभी है। लेखक कहते हैं कि एक और शक्तिशाली तकनीक है पहचान से जुड़ाओ। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा करता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है तो वो उस पर जल्दी भरोसा करने लगता है। इस तकनीक में व्यक्ति ये दिखाता है कि वो उसी समूह का हिस्सा है, वो उसी विचारों को मानता है, वो उसी पक्ष में है जिस पक्ष में आप हैं। जब ये भावना बन जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को कम संदेह के साथ स्वीकार करता है। इस अध्याय का मुख्य विचार
ये है कि झूठ केवल शब्दों से नहीं चलता, झूठ चलता है कहानी से, संदर्भ से, भावनाओं से। जब एक कहानी किसी व्यक्ति की पहले से मौजूद सोच के साथ मेल खाती है तो उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि झूठ की सबसे शक्तिशाली तकनीक है सच को थोड़ा बदल देना। चैप्टर 13, हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हेन मैनिपुलेशन इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट यू। मैनिपुलेशन का असली रहस्य यह है कि ये खुलकर दिखाई नहीं देता। मैनिपुलेटर्स अक्सर सीधे आदेश नहीं देते, वे धीरे धीरे आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। जैसे वे कहानी बदल देते हैं, वे तथ्यों को थोड़ा मोड़ देते हैं या आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे आपको लगता है कि आप वही निर्णय ले रहे हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन असल में वह निर्णय किसी और की रणनीति का परिणाम होता है। यही कारण है कि सबसे अच्छे मैनिपुलेटर्स कभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमें धोखा दे रहा होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, भरोसा। वे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वे आपका भरोसा जीत सकें। वो आपका पहले विश्वास जीतते हैं। जब भरोसा बन जाता है तो हम उनकी बातों पर सवाल करना बंद कर देते हैं। सेकंड, भावनात्मक नियंत्रण। वे आपकी भावनाओं को ट्रिगर करते हैं, गिल्ट, डर या सिंपैथी से, और जब भावनाएं मजबूत हो जाती है तो तार्किक सोच कमजोर पड़ जाती है। थर्ड, कहानी बनाना। मैनिपुलेटर्स अक्सर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसमें वे सही और आप गलत दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। इसीलिए लेखक मैनिपुलेशन पहचानने के 7 संकेत बताते हैं। अब हम उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं। पहला संकेत, इनकॉन्ग्रुएंस। अगर किसी व्यक्ति के शब्द और व्यवहार एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो ये बड़ा संकेत हो सकता है। जिसे वो कहता है कि वो ईमानदार है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और संकेत देती है। इस स्थिति को कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। सेकंड, अत्यधिक मनाने की कोशिश। अगर कोई व्यक्ति किसी बात पर आपको बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि सच को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड, बोलने की गति अचानक बदलना। जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। इसका कारण है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। उस समय वो बहुत तेजी से बोल सकता है या असामान्य तरीके से बोल सकता है। यही नर्वसनेस का संकेत हो सकता है। फोर्थ, सांस लेने का पैटर्न बदलना। झूठ बोलते समय दिमाग ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, इसी कारण शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए। उसी कारण से सांस तेज हो जाती है, कंधे ऊपर उठ जाते हैं। 5, बार बार वही बात दोहराना। मैनिपुलेटर्स अक्सर अपनी बात को बार बार दोहराते हैं। इसका कारण हो सकता है आपको विश्वास दिलाना या सोचने के लिए समय खरीदना। 6, असामान्य आई कॉन्टैक्ट। झूठ बोलते समय 2 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। पहला, व्यक्ति आंखें चुराता है। दूसरा, बहुत ही ज्यादा आई कॉन्टैक्ट करता है। दोनों ही स्थितियां असामान्य हो सकती है। 7, शरीर का फ्रीज होना। कभी कभी झूठ बोलने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। ये फ्रीज रिस्पॉन्स हो सकता है जो स्ट्रेस की प्रतिक्रिया है। अब एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक को समझिए। अगर आपको शक है कि कोई झूठ बोल रहा है तो सीधे आरोप मत लगाइए। इसके बजाय कुछ स्टेप का प्रयोग करें। स्टेप 1, बातचीत को उस विषय की ओर ले जाएं जिसके बारे में आपको संदेह है। स्टेप 2, उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से देखें। स्टेप 3, फिर अचानक विषय बदल दें, जैसे कि आपको अब उस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा था तो आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे। वो अचानक राहत महसूस करेगा, गहरी सांस लेगा और उसका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। ये अक्सर एक बड़ा संकेत होता है कि वो झूठ बोल रहा था। इसे ही कहा गया है लाइन डिटेक्शन टेक्निक। लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स वे लोग होते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर सोलिपिस्टिक थिंकिंग यानी केवल अपनी ही दुनिया में जीना स्वीकार करते हैं। उनके लिए केवल उनकी सच्चाई ही सच्चाई होती है। कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेशन से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग साइकोलॉजी समझते हैं वे भी कभी कभी मैनिपुलेट हो सकते हैं। लेकिन फर्क ये है, अगर आप संकेत पहचानना सीख जाते हैं तो आप जल्दी सच समझ सकते हैं और यही आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। चैप्टर 14, ब्रेन वॉशिंग, द डैमेज इट एज एंड अदर टेक्निक्स फॉर डार्क माइंड कंट्रोल। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रेन वॉशिंग कोई रहस्यमय तकनीक है, लेकिन सच ये है कि
ये मनोविज्ञान की कई सामान्य तकनीकों का संयोजन है। ब्रेन वॉशिंग का मूल अर्थ है किसी व्यक्ति की सोच, भावनाएं और विश्वास धीरे धीरे बदल देना, ताकि वो वही मानने लगे जो कोई दूसरा चाहता है। इसे कई विशेषज्ञ थॉट रिफॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति की पुरानी सोच को तोड़ना और नई सोच स्थापित करना, और ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। ब्रेन वॉशिंग की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये व्यक्ति की पहचान पर हमला करती है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी पुरानी सोच गलत थी, उसके फैसले गलत थे, उसका पूरा जीवन गलत था। और जब व्यक्ति अपनी पहचान पर शक करने लगता है तो वो नई सोच को अपनाने के लिए अधिक तैयार हो जाता है। यही ब्रेन वॉशिंग का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है तो वो दूसरों की सोच को अपनाने लगता है। ब्रेन वॉशिंग के 6 चरण हैं, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग अचानक नहीं होती, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। फर्स्ट, पास्ट को चैलेंज करना। सबसे पहले व्यक्ति के अतीत को चुनौती दी जाती है। उसे ये महसूस कराया जाता है कि उसके मूल्य गलत थे, उसका जीवन गलत था, उसकी सोच अधूरी थी। इससे व्यक्ति के अंदर डाउट पैदा होता है। सेकंड, गिल्ट पैदा करना। इसके बाद व्यक्ति को गिल्ट महसूस कराया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसकी सोच गलत थी, उसके फैसले दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब गिल्ट बढ़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। थर्ड, होपलेसनेस मोमेंट। ये वो समय होता है जब व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वह कुछ भी सही नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रभावित या उसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फोर्थ, इमोशनल सपोर्ट का भ्रम। अब मैनिपुलेटर्स अचानक सहानुभूति दिखाने लगता है। वो छोटे छोटे दयालुता दिखाता है, जैसे मदद करना, सहानुभूति दिखाना, समर्थन देना। इससे व्यक्ति उसे अपना सहारा मानने लगता है। 5, कन्फेशन। अब व्यक्ति खुद स्वीकार करने लगता है कि हाँ, मैं गलत था। ये वो क्षण है जब व्यक्ति मानसिक रूप से मैनिपुलेटर के प्रभाव में आ जाता है। 6, रिवर्थ। अंतिम चरण में व्यक्ति नई सोच को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। अब वो वही सोचता है जो मैनिपुलेटर चाहता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग हमेशा बुरी नहीं होती, क्योंकि ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि हर मानसिक प्रभाव बुरा नहीं होता। कुछ स्थितियों में ब्रेन वॉशिंग जैसी तकनीकें सकारात्मक रूप से भी उपयोग की जा सकती है और की जाती है, जैसे मार्केटिंग में, विज्ञापन में या राजनीतिक प्रचार में। कई कंपनियां छुपे हुए संकेत का उपयोग करती है, जैसे फिल्मों में किसी उत्पाद को सकारात्मक भावनाओं के साथ दिखाना। धीरे धीरे दिमाग उस उत्पाद को सकारात्मक भावना से जोड़ने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप खुद को कैसे ब्रेन वॉशिंग से बचा सकते हैं, और यहीं लेखक कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं जिससे आप अपने आप को ब्रेन वॉशिंग से बचा सकते हैं। फर्स्ट, आइसोलेशन। अगर कोई आपको दूसरों से अलग करने की कोशिश कर रहा है तो सावधान हो जाइए। सेकंड, कांस्टेंट फियर। अगर कोई लगातार डर पैदा कर रहा है तो ये एक मैनिपुलेशन ट्रिक हो सकती है। थर्ड, आइडेंटिटी अटैक। अगर कोई आपकी पहचान, विश्वास और मूल्यों को लगातार गलत साबित कर रहा है तो ये भी एक चुनौती हो सकती है, और ये एक चेतावनी का संकेत है जब आपको संभलना है। फोर्थ, फॉल्स बिलोंगिंग। कई मैनिपुलेटर्स लोगों को ये महसूस कराते हैं कि तुम खास हो, तुम हमारे समूह का हिस्सा हो। ये इमोशनल ट्रैप हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में उन लोगों को पहचानें जो आपकी सोच पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। खुद से पूछें, क्या ये प्रभाव सकारात्मक है या छुपा हुआ कोई नियंत्रण। तो अब जब आपने इस पूरी यात्रा को पूरा कर लिया है, आप एक ऐसी चीज समझ चुके हैं जिसे ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आपने देख लिया है कि लोगों की सोच कैसे काम करती है, भावनाएं कैसे फैसले बदल देती है, और कैसे शब्द धीरे धीरे किसी के दिमाग में एक नया विचार बो सकते हैं। अब आप जानते हैं कैसे पर्सुएजन काम करता है, कैसे मैनिपुलेशन काम करता है, कैसे डिसेप्शन काम करता है, और कैसे कुछ लोग चुपचाप लोगों के मन को प्रभावित कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आप सिर्फ इस खेल के दर्शक नहीं हैं, अब आप इस खेल को समझने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अब आप पहचान सकते हैं कि कौन आपकी भावनाओं को छूने की कोशिश कर रहा है, कौन कहानी बनाकर आपकी सोच बदलना चाहता है, और कौन आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां वो चाहता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब अगर आप चाहें तो आप भी समझ सकते हैं कि किसी बात को कैसे दिशा दी जाती है, कैसे शब्द चुने जाते हैं, कैसे कहानियां बनाई जाती है, और कैसे लोग धीरे धीरे एक विचार को सच
मानने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, असली शक्ति मैनिपुलेशन में नहीं, असली शक्ति है जागरूकता में। क्योंकि जब आप मानव मन को समझ लेते हैं तो आप केवल दूसरों को नहीं समझते, आप खुद को भी समझने लगते हैं। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि मानव मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने ही जीवन से भी खेल बदल सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि अब जब आपको सब पता है तो आप इस ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? अपने को सुरक्षित रखने के लिए या दूसरे को नियंत्रित करने के लिए? और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।